भारत सरकार ने पहलगाम का माहौल बनाकर एक राजनीतिक दांव चल दिया है। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक खास सेशन में। जिस समय देश इंतजार कर रहा था कि भारत पाकिस्तान पर बम गिराएगा, उस समय भारत की राजनीति के अंदर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। देश का ध्यान पहलगाम के बदले पर था, लेकिन हमारे देश के अंदर इलेक्शन और जनगणना चर्चा में थी। देश के अंदर केंद्र के अंदर हुई कैबिनेट कमेटी की पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी की बैठक ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 16वीं जनगणना की घोषणा कर दी। बस इस बार की जनगणना में खास यह था कि इस बार आपसे जाति भी पूछी जाएगी। देश की आजादी से लेकर आज तक हुई जनगणना में केवल आपसे, अगर आप एससी अथवा एसटी में आते हैं तो जानकारी ली जाती थी, लेकिन इस बार होने वाली जनगणना में आपसे जाति भी पूछी जाएगी। जी हां, एक बहुत जबरदस्त तरीके का ट्वीट वायरल हुआ जब पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया और कहा गया, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा एक बहुत जबरदस्त फोटो वायरल कराया गया जिसमें कहा गया, धर्म पूछा जाति नहीं। और अब उसी के ऊपर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि आतंकियों ने नहीं पूछा, लेकिन अब सरकार पूछेगी कि तुम्हारी जाति क्या है। यह जाति पूछना जहां एक और पूरे देश के अंदर अपमानजनक माना जाता था, लेकिन देश के आज के राजनीतिक हालात के चलते जाति पूछना देश के विकास के लिए अग्रणी माना जाएगा। अगर आप किसी आम बोलचाल की भाषा में किसी व्यक्ति से यह पूछ लें कि भैया कौन जात से हो सकता है वो उससे ऑफेंड हो जाए, वो ये समझे कि आप उसे नीचा दिखाने के लिए, उसके खिलाफ सामाजिक न्याय को ना करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सरकारी अधिकारी आपके गेट पर जब आकर पूछेंगे कि भैया बताओ जरा कौन सी जाति से हो, तो इस बात को माना जाएगा कि सरकार आपके साथ न्याय करने जा रही है। क्योंकि जब तक आपका नंबर नहीं पता होगा कि आप कितने हैं, तब तक आपको नौकरी कैसे देंगे? क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं, बस वो कंफ्यूज हो जाती है कि किसे कितनी नौकरी देनी है। इसलिए जरूरी है कि पहले जान लिया जाए कि तुम कौन सी जाति से हो। खैर, बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार के द्वारा की गई इस घोषणा के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसी घोषणा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बड़े खुश हो रहे हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहलगाम हमले के खिलाफ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ साथ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था। बिल्कुल वैसे ही इस बार जातिगत जनगणना के मामले में अपोजिशन सत्ता पक्ष के साथ आकर खड़ा हो गया है। अपोजिशन इसका क्रेडिट लेते नहीं थक रहा है कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे जातिगत जनगणना करने को विवश हुए। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो लोग आजादी से लेकर आज तक नहीं कर पाए, वो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? हमारी सरकार को तो अभी 12th ईयर ही चल रहा है। सत्ता के साथ इतने लंबे समय से जुड़े होने वाली कांग्रेस ने आज तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई थी? क्यों नहीं देश की आजादी के समय ही एससी एसटी को जिस प्रकार से जातिगत जनगणना में गिना जा रहा था, ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना पहले क्यों नहीं कराई गई? दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ऐसे में अगर समय का दस्तूर देखा जाए तो सबसे पहले नजर आता हुआ नवंबर में संभव बिहार इलेक्शन दिखाई पड़ता है। बिहार इलेक्शन में जहां एक और कांग्रेस और दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी की पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरकर नीतीश कुमार कृत गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी शामिल है, उनके सामने एक बड़ा मुद्दा खड़ा करने वाली थी। लग रहा है कि केंद्र की तत्कालीन वर्तमान सरकार एनडीए ने उनसे यह मुद्दा छीन लिया है। लेकिन यह मुद्दा छीनकर कहीं हम मुख्य मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। मुख्य मुद्दा क्या था? आज के समय पर उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट की बैठक में फाइनली यह कैबिनेट को भी बता दिया जाएगा कि हम पीओके को कब लेने जा रहे हैं। भारत ने हाल ही में पहलगाम के बदले की प्रतिक्रिया में केंद्र के द्वारा जारी की जा रही तमाम एडवाइजरीज में दो बड़ी घटनाओं को होते देखा है। और इन दोनों बड़ी घटनाओं ने, पहले एक घटना हुई जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया, फिर दूसरी घटना हुई और ऐसे में पहलगाम के मसले पर पूरे देश का ध्यान था, वहीं दूसरी ओर केंद्र अपने काम में लगा हुआ था। और ऐसे में ही जहां सब तरफ ध्यान पहलगाम के अपडेट लेने के लिए
तमाम लोग जुटे हुए हैं न्यूज चैनल्स पर, यूट्यूब माध्यम्स पर, कि कहीं से पता चल जाए कि क्या हुआ, कहां गोला गिरा और पीओके के नाम पर कैसे मैसेज आया कि देखिए पीओके हमारे कब्जे में हो गया है। लेकिन इसी बीच में आता है कि सुनो, जाति क्या है बताओ जरा। अब ऐसे में ये वाली जो गणित हुई है, इस गणित को आप कहां ले जाते हुए देखते हैं कि क्या वाकई, या फिर पहलगाम के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कि युद्ध तो हम कहां ही लड़ पाएंगे, छोड़ देते हैं युद्ध की कल्पना, लोगों को काफी मोटिवेट कर लिया और करके अब अपनी राजनीति में वापस लग जाते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम और विपक्ष की जानकारी प्राप्त कर लीजिए। साथियों, हेडलाइंस बनती हैं कि देश के अंदर कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी गई है। कास्ट सेंसस बोले तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जर्नल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो। जो लोग नहीं जानते कि ये पूछने से होगा क्या, पूछने से ये होगा कि सरकार जब सरकारी नौकरियां या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट बांटेगी तो जिसकी जितनी आबादी उतनी उसको प्रतिनिधित्व भी दे देगी, ऐसा कांग्रेस की मांग है। हालांकि यह माना जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना प्रतिनिधित्व मिले, यह जो मुहिम कांग्रेस ने छेड़ी थी, इस मुहिम के चलते भविष्य में चलते हुए 50% की जो इंदिरा सहानी केस के अंदर सीलिंग है वो भी तोड़ दी जाएगी और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे। यानी इतने रोजगार कि रेलवे में संभवतः 1.5 करोड़ लोग, कुछ लाख लोगों, कुछ लाख पदों के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि सबके लिए जितनी आबादी उतनी नौकरियां होंगी। हमारे देश में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया यह है कि कुछ लाख नौकरियों के लिए 140 करोड़ लोगों की राजनीति की जा सकती है और ऐसी राजनीति में सभी लोग, किसी के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि अल्टीमेटली नौकरियां चाहे कितनी सी हों लेकिन लोग सभी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली आरक्षण से लाभ के नाम पर दो ही बातें बांटी जाती हैं, दो ही चीजें, सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज के अंदर सीट। सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज में सीट देश की आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। ऐसे में बाकी बची आबादी जो इस पूरे मामले के लिए वोट बैंक बनकर किसी और का कैरियर बनाती है, उस व्यक्ति का नाम राजनेता होता है। राजनेता का कैरियर इस बात पर बनता है कि अब अगर उसने आरक्षण की बात कर ही ली है तो हमारा नेता कैसा हो, तो डिसाइड कर लो इनमें से कोई एक जैसा हो। फिलहाल के लिए इस पूरे कास्ट सेंसस के साथ सब एकदम खुश हैं। जातिगत जनगणना सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्या जनगणना हमेशा की जाती है, हर साल की जाती है, कितने साल में की जाती है? तो साथियों 10 साल के अंदर जातिगत जनगणना नहीं, जनगणना की जाती है। लेकिन हां, जनगणना में आपकी काउंटिंग के साथ साथ आप अगर एससी अथवा एसटी से आते हैं, इसका भी डेटा इकट्ठा किया जाता है। 2011 में 15वीं बार इस तरह की जनगणना कराई गई थी। 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। 2021 में नहीं हो पाई, वही अब सितंबर 2026 में हो पाएगी, ऐसी घोषणा है, जिसके आंकड़े संभवतः 27 अथवा 28 तक जारी कर दिए जाएंगे। ऐसी जनगणना से किसे कितना लाभ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले ये जो दाव फिलहाल के लिए केंद्र ने चला है, इस दाव के चलते कांग्रेस खुद अचंभित है। राहुल गांधी जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि बड़ा सरप्राइजिंग है ये जो हुआ। हमने तो कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा कर छोड़ेंगे। अब ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका के नाम पर इनको केंद्र सरकार के द्वारा शाबाशी दे दी जाएगी कि देखिए राहुल जी, हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मानी इसलिए हमने जातिगत जनगणना की हामी भर दी। ऐसे ही इंडिया अलायंस के अंदर जितने गुट हैं, उनकी जो डिमांड थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमने सबकी मांग मान ली है और ऐसा करते हुए हम एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार इस तरह से अपनी पीठ थपथपा लेगी। खैर, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने कहा कि हम केवल यही नहीं रुकने वाले हैं, एक बार जातिगत जनगणना कराई जाए, फिर यह देखा जाए कि किस जाति के हिसाब से कितना प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों के अंदर है, फिर यह देखा जाए कि मीडिया में कितना प्रतिनिधित्व है, न्यायपालिका में कितना प्रतिनिधित्व है, उद्योगों में कितना प्रतिनिधित्व है। और सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगा जिसकी जितनी आबादी उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिला हो, और जब वो रिप्रेजेंटेशन का पता चलेगा तभी जाकर देश में न्याय की स्थापना होगी। साथियों, सही मायने में इस न्याय की स्थापना के लिए ही इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस मामले को बहुत तेजी से उठाया था। इन्होंने यह भी कहा कि हमारी मांग है आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 के तहत जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आरक्षण है
उसका भी प्रावधान सरकार के द्वारा तैयार किया जाए। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर आरक्षण की बातें की गई हैं, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। प्राइवेट में अभी तक नहीं है, उसकी बातें लिखी जरूर गई हैं। कांग्रेस इसकी मांग की जा रही है। यह 2023 में किया गया राहुल गांधी जी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा था, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यह हमारे ओबीसी भाई बहनों का हक है। कास्ट सेंसस के आंकड़े अभी जारी करो, नई जनगणना जाति के आधार पर करो, महिला आरक्षण को 10 साल बाद नहीं अभी से लागू करो। यह राहुल गांधी जी की मांग थी। राहुल गांधी जी ने अपने जितने भी 2024 में सभाएं की थी, उन सभी सभाओं में इस बात को बड़ा जोर शोर से रखा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना हम कराकर मानेंगे, लोगों को यह बताएंगे कि किस तरह से आपके अधिकतम संसाधनों पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लड़ाई जो है ना 90% बनाम 10% के नाम से जानी गई थी। यहां 10% से तात्पर्य जनरल से था। जनरल यानी कि जिन्हें कोई भी आरक्षण नहीं है, सामान्य वर्ग जिसमें ब्राह्मण और बनिए और क्षत्रिय आते हैं। ऐसे में बोले इनके पास कंट्रोल देश के अधिकतम संसाधनों पर है। अधिकतम संसाधनों पर जहां इनका नियंत्रण है, बस यही नियंत्रण आगे चलते हुए जो अन्य संसाधन हैं उन पर 90% लोग जो रह रहे हैं, उनका भी नियंत्रण इन संसाधनों पर हो, हम इसकी मांग करते हैं। निश्चित ही इनकी यह मांग आने वाले समय में राजनीतिक दलों में भी की जाएगी कि कांग्रेस में भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व हो, बीजेपी में भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व हो। आरक्षण का यह प्रावधान धीरे धीरे राजनीतिक दलों में भी हो सकता है कि कोई और क्रांतिकारी आएंगे जो इस तरह की मांग करेंगे, और इसका केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश की एक बड़ी आबादी ओबीसी एससी एसटी से है, और वो ओबीसी एससी एसटी का जो भी लीडर बनकर आता है वो देश में राज करता है। शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों इसकी। शुरुआत में यह माना जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, यह माना जाता था कि यह जनरल कास्ट की पार्टी है, लेकिन जनरल की संख्या बहुत कम है। अगर ये उद्योगपति हैं, या फिर ये मीडिया में हैं, या पत्रकारिता में हैं, आईएएस पीसीएस बनकर बैठे हैं, तो ये लोग थोड़े इतने ज्यादा अपने आप को तेजू समझ लिए कि वोट नहीं देते हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान हुआ तो फिर राम मंदिर आंदोलन के समय उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये पार्टी इस तमगे के साथ जानी जाती है, इससे कुछ फायदा नहीं होता। मोदी जी को जब नेता डिक्लेयर किया गया, तब मोदी जी एज ए ओबीसी चेहरा लाए गए। मोदी जी को ओबीसी चेहरा लाने के पीछे बीजेपी का एक नया कास्ट डायनेमिक्स तैयार किया जा रहा था, और वो ये था कि बीजेपी बनिया ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, क्योंकि वाजपेयी जी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों के चलते उनके ऊपर टैग था कि आरएसएस ब्राह्मणों को ही प्रतिनिधित्व देता है और ऐसा करके उन्हें ही आगे बढ़ाता है। इसको बदलने का प्रयास 2014 में मोदी जी को नेता बनाकर ओबीसी चेहरा बना करके किया गया। ओबीसी चेहरा तक ही नहीं, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व के अंदर अगर आपने देखा तो ओबीसी से फिर द्रौपदी मुर्मू जी तक तमाम प्रकार से उन मेजर पदों पर आरक्षण के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण लोगों को, जिनके लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है, उन्हें पद दिया जाना शुरू हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में वोट की वैल्यू है, नंबर गेम मैटर करता है, और नंबर जिनके साथ है राजनीतिक दल उनके साथ चल पड़ते हैं। जिस बीजेपी को कहा जाता था कि यह जनरल कास्ट की पार्टी है, उन्होंने अंबेडकर साहब की याद में तमाम प्रकार के कार्य किए, उनसे जुड़े हुए जितने भी स्मारक थे उन्हें उनकी नई पहचान दिलवाई, उन तक बहुत सारे स्मारकों को काफी सारी वैल्यू ग्रांट की गई कि साहब इस तरह से हम इनको रीडेवलप करेंगे। इतना ही नहीं, और ज्यादा हमदर्द बनते हुए कास्ट के अंदर सब डिवीजन तक को भी, यानी कि अगर ओबीसी है यानी पिछड़ा वर्ग है तो अति पिछड़ा वर्ग क्या होगा, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा चेतना जगाई गई। इस प्रकार से जिसका जितना बड़ा हमदर्द होगा वो उतने बड़े वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलेगा, और जिसके पास वोट होंगे वो देश के संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखेगा। बस इसी के तहत राजनीति होना शुरू हुआ। कांग्रेस ने इस मुहिम को बहुत अच्छे से चलाया था, लेकिन अब इस मुहिम को, इस बॉल को बिल्कुल वैसे ही जैसे बास्केटबॉल के अंदर आप बॉल को बिल्कुल बास्केट तक ले जाते हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से खट से आपकी बॉल को लेकर के सीधा अगर गोल पोस्ट कर दिया जाता है, बास्केट कर दिया जाता है,
बिल्कुल वैसा ही इस समय हुआ है। खैर, कांग्रेस इस बात पर फिलहाल खुश है कि उनकी एक मांग को सत्ता पक्ष ने पूरा कर दिया है। वहीं अपोजिशन के अंदर अन्य राजनीतिक दल इस बात को लेकर जहां एक और खुशी मना रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इस बात से खुश है कि जो कांग्रेस अपने इतने साल के काल में नहीं कर पाई, हमने वो काम कर दिया है, हमने सामाजिक न्याय स्थापित कर दिया है। लेकिन यहां पर देखने योग्य बात यह है कि बहुत ज्यादा बीजेपी के जो भी सिंपैथाइजर थे या बीजेपी के कई बड़े नेता थे, उनसे जब जब जातिगत जनगणना की बात की जाती थी तब वो इसे विभाजनकारी बताते थे। वो कहते थे कि जाति पूछ ली गई तो लोगों के बीच में विभाजन हो जाएगा। विभाजन से मतलब हुआ कि लोग अपने अपने जाति के साथ रहने लगेंगे और वो एक दूसरे के साथ नफरत करने लगेंगे। कांग्रेस ने इस बात को आज के दिन बहुत उठाया कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जातिगत जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इससे विभाजन होता है, और आज यही लोग इस काम को करा जा रहे हैं। इस बात को लेकर के आज बीजेपी को गजब तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि बिहार इलेक्शन में यह बहुत बड़ा मुद्दा होता, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी ने फिलहाल के लिए इंडिया अलायंस से ले लिया है, आरजेडी से ले लिया है, जिस तरह से कांग्रेस से ले लिया है, अब यह मुद्दा उनके पास से निकलकर बीजेपी के हाथ में आ गया है और वो ये कह पाएगी कि हमने जातिगत जनगणना का अधिकार दिया था। खैर, इस बात को लेते हुए आरजेडी इस बात का गजब क्रेडिट ले रही है, और क्रेडिट ले भी क्यों ना, लंबे समय से आरजेडी इसकी मांग जो करती आई थी, इसी के चलते आरजेडी की तरफ से बकायदा इस बात पर पटाखे फोड़े गए कि हम लोग इतने समय से मांग कर रहे थे और वो मांग अब जाकर सरकार झुकी है। लेकिन बीजेपी कह रही है आप अपनी सरकार में जब थे तब कुछ नहीं कर पाए, और आप जब अपोजिशन में हैं, जब आपका कोई रोल नहीं है सत्ता के अंदर, उस बात पर खुश हो रहे हैं कि आपने सरकार को झुका दिया। जिस सत्ता के आप भागीदार थे, आप उस सत्ता में कुछ नहीं करा पाए, लेकिन जिस सत्ता के आप भागीदार नहीं हैं, उस सत्ता के अंदर आप कुछ करा पाए। यह बात बड़ी ही रोचक है। यहां पर आरजेडी का तर्क है कि हमने अपनी मांग करके कम से कम सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण तो 2011 में ही मांग लिया था। खैर, हर कोई अपने अपने वोटर्स को साधने में लगा है। इसी बीच में जहां साहब बाहर निकल कर आते हैं, ये कहते हैं कि इससे ही अब सामाजिक न्याय आएगा। देखिए, राजनेताओं का यह तर्क बिल्कुल उचित है कि यह सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों के ऊपर यह पहले पता हो कि किसको क्या दिया जा रहा है, यह पता हो कि कौन सी जाति का कितना संख्या बल है, और उस संख्या के आधार पर अब संसाधनों का भी बंटवारा हो ही जाए। लेकिन क्या वाकई में हमारे देश में आपको यह बहुत प्रैक्टिकल लगता है? क्योंकि आरक्षण हमारे देश में केवल दो ही जगह पर है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, वो है सरकारी नौकरी और कॉलेजेस के अंदर। अब आप कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज भी ले आइए, लेकिन हमारा कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसको आप रोजगारोन्मुखी कॉलेज कहते हैं कि यहां से पढ़ने के बाद बस अब हम चाइना को कंपटीशन देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे और एआई के अंदर हम चैट जीपीटी से भी बढ़िया या डीप सीक से भी बढ़िया कुछ बना ले जाएंगे। ना तो हमारे कॉलेज उस लेवल की शिक्षा दे पा रहे हैं, क्योंकि राजनेता अपनी उस राजनीति में बिजी हैं कि हम कितने बड़े संख्या बल को लालच के साथ अपने साथ जोड़ लें। यथार्थ प्रश्न जो अभी भी रह जाता है वो ये है कि इतने करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ के आसपास आबादी हमारे देश की वो है जो किसी ना किसी प्रकार के एग्जाम में इन्वॉल्व है आफ्टर क्लास 12th। अगर ऐसे में अगर ये आबादी इन्वॉल्व है और नौकरी की जो संख्या है वो कुछ लाखों में होती है, ऐसे में हमारे देश का बड़ी संख्या में जो यूथ है, अब वो इस नौकरी के सरकारी लालच में कि सरकारी नौकरी उसे मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलकर के वो कुछ कर जाएगा, ये अपने आप में एक और तरफ से टैलेंट को बरगलाने का तरीका भी निकल कर आता है। हमारे देश में आज जितने भी स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बन रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि सरकारें इस पर राजनीति करने की जगह इस बात पर राजनीति करें कि हमने स्टार्टअप्स के लिए, हमने जातियों के हिसाब से स्टार्टअप्स के लिए इतना फंड रखा है, हमने इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, हमने इस पर्टिकुलर विभाग के लिए इतना फंड रखा है, ये लोग रिसर्च में आगे बढ़े, इस तरह की आगे बढ़े। लेकिन ठीक है, हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज सिखाकर गए थे वही चीज आगे और तेजी से बढ़ रही है। अंग्रेज हमें शुरुआत में बांटे हिंदू मुसलमान में, फिर लेकर के गए कि चलो भाई सिखों को भी लेकर आओ, फिर कहा कि एंग्लो इंडियन भी लेकर आओ। धीरे धीरे देश आगे बढ़ा। आजादी के बाद तो कहा गया कि SC ST को आगे करो, फिर उसके बाद अब यहां पर तत्कालीन सरकारें आई, अपोजिशन आया तो बोले OBC को जाके मालूम करो। कुल मिलाकर 10% बनाम 90 की जो कोई झगड़ा है, उस झगड़े में
मूल कारण दिखाया जा रहा है कि देखो 10% ने आपके संसाधनों पर नियंत्रण किया हुआ है, लेकिन सही मायने में इस 10% को दिखाकर कितने सारे राजनेताओं की राजनीति और उनकी राजनीतिक नौकरी चलने वाली है, यह दूसरा बड़ा मुद्दा बनकर निकलता है। लेकिन हमारे देश के युवा निश्चित ही इस बात को समझेंगे और इवॉल्व होकर के अपने हक की मांग में यह कहेंगे कि आप हमें रोजगार के अवसर दो, हम रोजगार स्वतः सृजित कर लेंगे, हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। हमारे देश के अंदर जातियां एक व्यवस्था के तहत एक पहचान भले ही बन गई हो, लेकिन यह भारत की जो सही महानता है वो तब बनेगी जब हम जॉब सीकर से जॉब देने वाले बनेंगे, जॉब डोनर बनेंगे। हमारे देश की राजनीति में जातिगत जो ये तनाव छिड़ा हुआ है, इस तनाव के नए रूप कैसे देखने मिलेंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन जब युवा सही मायने में रोजगार मांगेगा उस समय इन राजनेताओं को उसे दिशा दिखानी होगी, क्योंकि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर जनता को ये किस तरह से राह दिखाएंगे ये अपने आप में बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए सेंसस का इतिहास भी जान लीजिए। देखिए 2011 में आखिरी बार जब सेंसस हुई थी उस समय पर देश की आबादी निकाली गई, उस समय SC/ST की आबादी निकाली गई और वो सेंसस 15वीं सेंसस कहलाई थी। उस समय की जनगणना के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता लगाई गई थी। जातिगत जनगणना में जाति के बारे में पूछा जाएगा, जाति अभी तक हमारे देश की जनगणना में नहीं पूछी गई है। अंग्रेज जब देश पर राज किया करते थे उस समय 1881 में देश के अंदर जनगणना शुरू हुई थी। पहली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े भी जारी हुए थे, फिर हर 10 साल में जनगणना होना शुरू हुआ। 1931 तक जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े जारी किए गए। 1941 के अंदर जातिगत आंकड़े जुटाए तो गए लेकिन उन्हें कभी जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में हुई जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए गए। उसके बाद यानी 1931 से लेकर अभी तक कोई भी जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। बात की जाए उस समय के कैबिनेट, उस समय की जब संविधान निर्माता समिति थी वो क्या सोचती थी। उस समय की संविधान निर्माता समिति के अंदर नेहरू, पटेल और अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे जो लोग थे वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे इस बात के पक्षधर थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर जातियां जान ली गई तो ये विभाजनकारी होंगी, लोग अपनी अपनी जाति के लिए संघर्ष करने लगेंगे और जातियों के लिए उपजा यह संघर्ष देश के अंदर हितों को बांट देगा और ऐसे में देश के लिए विभाजनकारी होगा। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, यानी कि जिन लोगों ने कभी देश की आजादी में अपना नाम जोड़ा था आज उन्हीं से जुड़ी हुई पार्टियां ये डिमांड करती आई हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देश के अंदर वर्तमान में अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो SC की जातियां 1270 हैं और ST की 748 जातियां हैं। ऐसे में SC की आबादी का कुल प्रतिशत 16.6% है, वहीं ST का 8.6% है। असल मायने में जब देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय यह माना गया था कि OBC वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन VP सिंह सरकार जिस 52% आंकड़े पर पहुंची थी उसका आधार 1931 का सेंसस माना गया था, जो कि अपने आप में सही नहीं था। ऐसे में तर्क दिया गया कि OBC की आबादी देश में बदल चुकी है। 52% का आंकड़ा कितना सही है इसको जांचने के लिए एक बार चेक तो कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली 27% OBC को आरक्षण दिया गया था, 52% मानते हुए 26+1 के हिसाब से उसको दे दिया गया था। फिलहाल के लिए देश के अंदर SC/ST प्लस OBC का जो आंकड़ा है, देखिए अगर हमारे देश में 50% की आबादी को रिजर्व कैटेगरी में मानते हो तो उसके पीछे का तर्क है 16.6 प्लस 8.6, 8 और 6 14, 25% के आसपास यहां से, 27% के आसपास वहां से, तो कुल मिलाकर 50% के ब्रैकेट में इसको रखा जाता है। यहां पर 14%, यहां पर 7%, इस प्रकार से 50% से नीचे ही आरक्षण को इंदिरा साहनी के मामले के चलते रखा जाता है। लेकिन देश ने जब EWS को 10% आरक्षण दिया, जनरल कास्ट को 10% आरक्षण दिया, तो यह सीलिंग टूट गई, 50 से 60 तक पहुंच गई। ऐसे में OBC की आबादी अगर देश में ज्यादा निकलती है, उनका प्रतिनिधित्व अगर 52% से ऊपर निकलता है, 1931 के आंकड़े से अधिक निकलता है, तो वो उसी एवज में ज्यादा रिजर्वेशन मांग पाएंगे। अर्थात 100 में से अब आज देश में 100 में से 60% रिजर्वेशन ऑलरेडी है। अगर आरक्षण और ज्यादा बढ़ता है, 70 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण मांगा किससे जाएगा। जब सभी सीटें रिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी
तो लड़ाई किससे लड़ी जाएगी? आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, राजनेताओं की यह गणित भी आपको समझनी होगी। अगर देश की सारी सीटें आप रिजर्व कैटेगरी में डाल दोगे तो किसका हिस्सा मांग रहे हो? आपकी सारी सीटें रिजर्व में चली गई तो कंपटीशन वहीं की वहीं रह गया। कुल मिलाकर इस देश में आरक्षण को खत्म करने का यह एक और रॉकेट साइंस तरीका है। अगर देश में आरक्षण खत्म करना है तो आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दे दो। तो संघर्ष किससे बचेगा? अगर 100 में से 90 सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो आप मांगोगे किससे? फिर तो कंपटीशन वहीं की वहीं रह गया। खैर, इस बात में लोग इसको एक तरफ से देखकर खुश होते हैं कि 90% रिजर्वेशन है तो मैं उस 10% के हिस्से को खा गया हूं। वास्तविकता यह है कि आप 10% के हिस्से को नहीं खा रहे हैं, आप टेक्निकली खुद के लिए आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अगर यह डायनेमिक्स समझ में आए तो बताना, नहीं तो कभी और इसको डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल के लिए यह अपडेट। खैर, इन सब से कुल मिलाकर के राजनेता अपनी राजनीति चलाएंगे। मुद्दा यह है कि अब सत्ता पक्ष भी वही कर रही है, विपक्ष भी वही कर रही है, तो अब एक दूसरे के सामने किस आधार पर कंपीट करेंगे? हमारे देश के अंदर जातिगत आंकड़े तो जारी हो जाएंगे, लेकिन संघर्ष इस बात का होगा कि यह मुद्दा बचेगा किसका? बीजेपी का जो कहेगी कि हमने आरक्षण दिया, हमने जातिगत जनगणना दी, या फिर वो जो ये कहेंगे कि हमने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया था। देखना होगा कि कौन कितना कन्विंसिंग तरीके से, किसकी बढ़िया पीआर होगी कि वो अपने जनता को समझा पाएगी, अपने वोटर्स को समझा पाएगी। बाकी जिनको जातिगत जनगणना की जानकारी प्राप्त होकर खुशी हुई हो उनको बहुत मुबारक। लेकिन याद रखिएगा, इस देश के लिए अत्यंत आवश्यक है रोजगार मुहैया होना। इस देश के लिए अत्यंत आवश्यक है एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयबल होना। हमारे देश की चुनौतियों में अगर चाइना के साथ वाकई में कंपटीशन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एम्प्लॉयबल होने पर विचार करना होगा कि आपको इतनी स्किल्स हो कि आप रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, सरकारी नौकरी में रहकर 2.5 साल में उसको त्याग कर आपके सामने उपस्थित हूं और आज बढ़िया से कम 50-60 लोगों को अपनी वजह से रोजगार देता हूं। यह रोजगार देने का जो तरीका है, चाहे किसी भी तरीके से हो, इसे अपने हुनर में शामिल कीजिए। देश की तरक्की रोजगार मांगने में नहीं, देने में है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, जहां पर यह पूछना भी ना पड़े कि आप कौन सी जाति से आते हैं। हमारा आप गूगल फॉर्म देखिएगा, कल मैंने 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन कहीं पर यह नहीं पूछा था कि आप कौन सी जाति से आते हैं। देश की सही मायने में तरक्की कहां पर है, यह बात आपको अत्यंत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। राजनेताओं को नौकरी देनी है या खुद नौकरी पानी है, यह विश्वास आपका अपना है। लेकिन फिलहाल के लिए राजनीति मुबारक। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।